हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो आपकी जो मतलब आप आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने स्टडीज़ में, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड, मतलब अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मतलब हमें, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्लान नहीं बना पा रही हूँ, मैं प्लान नहीं बना पा रहा हूँ। तो प्लान की दिक्कत आती है लोगों को जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फिर वो इमेंस मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, उसमें वो खो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये दूसरी इशू होती है। एंड थर्ड जो इशू होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि किस एरिया पे फोकस करना है एंड किसको छोड़ना है, क्या कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और एक और मैं देखती हूँ कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते चले जाते हैं, या क्लास हो रही है कहीं पे तो वो उस क्लास में कोई कोई ऑफलाइन भी क्लास होती है तो लंबी लंबी सी क्लासेस 2-3 घंटे की किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो जाती हैं। सो ओवरऑल बच्चे को ये लगता है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसका इनपुट मतलब उसका आउटपुट क्या आता है कि हाँ, उसको ये तो लगता है कि मैंने हार्ड वर्क तो किया है, पर हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन में अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तभी ही हमें रिज़ल्ट मिलता है। नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब भी हम गोल बनाएं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपीएससी मेंस के बारे में, क्योंकि मेंस ही है जो आपका मेन पेपर है। प्रीलिम्स इज जस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो ये चेक करता है कि आपके अंदर आईएएस बनने का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। एंड मेंस इज़ रियल टेस्ट। ठीक है, तो आपको जब भी प्रिपरेशन करनी है, जब भी आपको स्टार्ट करनी है, आज करनी है, आज से 10 महीने बाद कर रहे हो आप 2024 के लिए या 25 के लिए, सो भी आप जो फर्स्ट चीज़ देखनी होती है ना, वो यहीं से स्टार्ट करनी होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव मेंस होना चाहिए। ठीक है, सो पहला चीज़ आता है, पहला पेपर जो आता है वो आता है एसए का यूपीएससी में। और ये चीज़ आप किसी भी दुनिया के किसी भी पेपर के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आप पेपर उठाओ, पीवाईक्यू देखो एंड वहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव का पता लगाओ कि हमें किस डायरेक्शन में काम करनी है। ठीक है, पहला पेपर आता है मेंस का, एसए का पेपर होता है। एसए के पेपर में आजकल यूपीएससी में जो ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से, फिलोसफिकल एसए पूछ रहे हैं। वो एक कोट दे देंगे एंड उस कोट पे वो उस कोट को ही आपको एसए लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, विजडम फाइंड्स ट्रुथ। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एसेज रहते हैं, उन एसेज पे बहुत सारे कोट्स रहते हैं, उन कोट्स पे आपको लिखना होता है। तो अब एसए के लिए आप क्या प्रिपेयर करें, या मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी। मैं तो देखिए, एसए में अगर जितना ज़्यादा आपका एसए एनरिचिंग होता है, बुक्स या ऑथर्स को आप मेंशन करते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई बात कही। ठीक है, अब वो कोई लॉजिक दिया, उस लॉजिक को अगर आप किसी बुक या ऑथर से सपोर्ट कर देते हो तो उसमें वेटेज आ जाता है। जैसे आपने कोई भी बात कही और उसमें आपने गांधी जी को कोट कर दिया, नीत्शे को कोट कर दिया, किसी भी वर्ल्ड के फ़िलोसोफर को कोट कर दिया, या तो वो बहुत ज़्यादा आपको वेटेज दे देता है। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स को एक जगह पे नोट करके रखना है। कोई फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़, ये आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें अलग से नहीं पढ़नी है। इसको बस एक तरह से जो लोग टाइम पास जब करते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, इधर-उधर के वीडियोज़ देखते हैं, उस टाइम में इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि हम किसी फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ को देखें, हम कोई एनेक्डोट को देखें, कोई बुक्स पढ़ लें। ठीक है, और उनको एक जगह पे नोट कर लें, अपनी एक पतली सी कॉपी बना लें और उसमें उन बुक्स को, उन ऑथर्स को, उन आइडियाज़ को नोट्स करते चलें।
एंड साथ में कभी थोड़ा इसमें राइटिंग प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है ऐसे में, कि आप अपने विचारों को अच्छे से किस तरह से लिख पाते हैं। तो वीकली या जो कुछ भी पढ़ा है उस पे अपने विचारों को एक फ्री फ्लो में थोड़ा थोड़ा लिख लें। और मतलब पूरा फुल फ्लेज्ड ऐसे तो आप लिखेंगे ही जब आप टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करेंगे, या आपको मेंस के लिए मतलब जब आप प्री और मेंस के बीच का गैप होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़े अपने आइडियाज़ को लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर 1200 पेज का ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, 1200 वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 250 वर्ड्स को कहीं टाइप कर लीजिए, अपने विचारों को कहीं लिखिए, सो दैट कि आपको एक तरह से राइटिंग प्रैक्टिस भी होती चलेगी। और ये सारा काम आपको उस टाइम में करना है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम होता है, जब आप एकदम ही अपने समय को ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपको करना है कि आप कोई भी, जैसे किसी बुक्स का आइडिया है, क्योंकि अगर आपके ऐसे में बुक्स और फिलोसोफर्स इन सारे लोगों की बातों को मेंशन करेंगे ना, तो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि आपको एक वेल रीड पर्सन हो आप, इस बात का उनको पता चलता है। सो इस तरह से आपका एसे जो होगा वो प्रिपेयर होगा, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि बुक्स, कोट्स एंड आइडियाज़ और बुक्स और ऑथर्स के नेम कहीं पे आपको खुद पढ़ने, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ाई की तरह पढ़ें, आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और उनको कहीं पे भी नोट कर लें अपने, और उसके ऊपर अपना एक स्मॉल आर्टिकल्स लिखें। तो ये तो था आपका एस्से का। नेक्स्ट आता है जीएस पेपर 1 का। सो जीएस पेपर 1 में आपके एक पहला जो पार्ट है वो कल्चर का पार्ट है। ऑन एवरेज यहाँ से 2-3 सवाल आते हैं, ठीक है। और अगर आप पिछले कुछ 2013 से 22 का उठा के देखो, तो आप देखोगे कि 13 मतलब 3 सवाल मैक्सिमम आए हैं। एंड वो जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नेचर के नहीं होते हैं। वो आपसे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ होती है जानकारी, एक चीज़ होती है एनालिसिस। तो यहाँ जानकारी वाली डिमांड थोड़ी ज़्यादा दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चोला एम्पायर के आर्किटेक्चर के बारे में पता पूछ सकते हैं। अब इसको आप इसमें एनालिसिस क्या ही करोगे, चोला एम्पायर का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, या संगम लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, या अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसके क्या फ़ीचर्स थे, उसकी आर्ट फॉर्म क्या थी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपसे आपकी जानकारी को चेक कर रही हैं। आपसे क्वेश्चन जो आएंगे वो डिस्कस एनुमरेट टाइप के आएंगे, एनालिसिस वाले क्वेश्चन कम आएंगे। एंड सेकेंडली इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इस तरह अगर हम कल्चर को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत मोटी कोई बुक हमें पढ़नी चाहिए, या बहुत ज़्यादा इसके वीडियोस वगैरह ऐसा कुछ देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह जाएँ तो बहुत चीज़ें एंडलेस हो जाएंगी। हमें केवल वो चीज़ें करनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती हैं, इस तरह की, जैसे मुग़ल काल के आर्किटेक्चर्स हैं। तो सिर्फ़ वो चीज़ें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, कोई भी टॉपर्स का नोट्स होगा जो जो 100 पेजेस के तक का होगा, या इसके अलावा किसी भी कोचिंग का थिन मटेरियल जो कि 100 पेज तक अपने आप को लिमिट करता हो। 100 पेज से ज़्यादा का कोई मटेरियल कल्चर के लिए पढ़ना फ्रूटफुल नहीं है। उतना ज़्यादा जो इसका ROI है या जो कॉस्ट बेनिफिट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो कल्चर के लिए ये हो गया कि इसमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, आपको चीज़ें फीचर्स पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एंड टॉपर्स के नोट्स या किसी भी पतले से मटेरियल से, किसी टॉपर्स के नोट्स से या किसी कोचिंग के पतले मटेरियल से ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज आए हैं।
और इसमें जो क्वेश्चन लेकिन दिखने से लोगों को काफ़ी हौवा लगता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मगर वो इतना ज़्यादा है नहीं अगर आप पेपर उठा के देखें। तो इसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनका इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर पे या इंडियन जो हस्तकला थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फेमाइन पे क्वेश्चंस आए हैं। देन वॉइसराइज पे क्वेश्चंस आए हैं कि लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ जो थीं या लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थीं उनका इम्पैक्ट कैसा पड़ा। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आए हैं। 1857 के पहले की जो क्रांतियाँ थीं उन पे क्वेश्चन आए हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है उस पे क्वेश्चन आए हैं। सो अगर आप क्वेश्चन थोड़े से एनालिटिकल होते हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी मतलब इतने भी नहीं होते हैं कि आपको बहुत अपना दिमाग लगाना है। ये चीज़ें जो हैं वो आपके स्पेक्ट्रम से हो जाएंगी, जो स्पेक्ट्रम में पूरी चीज़ों को मतलब कॉस्ट, किसी चीज़ का कॉस्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेक्ट्रम में अच्छे से दी हुई हैं। तो स्पेक्ट्रम इज़ ओनली वन बुक जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। एंड अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं हमारा कम है तो NCERT कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना है। इवन मुझे तो लगता है नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी बाकी के पेपर पे हम बाकी के जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।